Hello and welcome to Achievers Eye. Dear learners, today we are talking about the MCQs for chapter number 2 Self and Personality. आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में 1 मार्कर क्वेश्चंस के लिए या फिर 1 लाइनर क्वेश्चंस के लिए आप कह सकते हैं, फिलअप्स के लिए या किसी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन के जो 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज हमने लिया है चैप्टर नंबर 2 दैट इज सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। लेट अस क्विकली बिगिन टुडेज क्लास, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी ट्रेट वर्ड्स फॉर पर्सनैलिटी आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। जो ट्रेट वर्ड्स हैं जो कि एडजेक्टिव्स की फॉर्म में लिए जाते हैं पर्सनालिटी में, वो टोटल कितने हैं? 18,000, 1,000, 10,000 और 500। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 18,000। ये कैसा क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन आपको याद रखना होगा कि 18,000 होता है, बिकॉज इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। देयर आर वर्ड्स विच हैव बीन टेकन। Who proposed the 16 basic dimension of normal personality and devised a questionnaire to measure them? It is very easy. आप सभी जानते हैं कि रेमंड कैटल का 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनायर है, 16 पीएफ क्वेश्चनायर उसको बोलते हैं। तो काफ़ी हिंट आपको क्वेश्चन से ही मिल गई है, एंड द करेक्ट आंसर हैज़ टू बी ऑप्शन बी। Moving on to the next question. When analyzing a past precedent to describe his personality by coding letters or speeches he has written, you are using a process called which one? जब आप पास्ट प्रेसिडेंट की पर्सनालिटी को कोड कर रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसके लेटर्स, उसकी स्पीचेस के थ्रू आप फिगर आउट कर रहे हैं, देन विच अप्रोच आर यू फॉलोइंग? सो दैट हैज़ टू बी कंटेंट एनालिसिस, क्योंकि जो कंटेंट आपके पास है, रिटन फॉर्मेट जो आपके पास है, उसकी हेल्प से आप उस पर्सन की पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 हैज़ टू बी ऑप्शन बी। Moving on to the next question. Ancient Greek hypothesized that there were 4 different personality characteristics. They are what one? If you go through these 4 options, you will see very close difference. बहुत ही ज़्यादा similar लग रहे हैं आपको ये एक दूसरे से. So go through it A, B, C, D, and the correct answer for this one is option D. और आपको ये भी याद रखना होगा कि वो कौन से 4 पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एंशंट ग्रीक्स ने दिए थे। सो इरेटेबिलिटी, डिप्रेशन, ऑप्टिमिज्म एंड कामनेस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. शेल्डन प्रपोज दैट देयर 3 different type of traits are there. The traits that would best describe a football player would be one, you know, mesomorph, endomorph, ectomorph are the 3 types. This activomorph is not the type given by Sheldon. सो ABC में से वो कौन सा है जो एक फुटबॉल प्लेयर पर मोस्ट सुटेबल होगा? आप जानते हैं कि फुटबॉल प्लेयर की जो पर्सनैलिटी होती है, फिजिकल अगर एस्पेक्ट्स पे देखें, सो इट गोज मोस्ट क्लोजेस्ट टू द मीजोमॉर्फ। सो आंसर ए हैज़ टू बी द करेक्ट ऑप्शन। रेक्टेंगुलर इनकी बॉडी होती है, फुटबॉल प्लेयर की एथलेटिक होते हैं, इसीलिए मीजोमॉर्फ्स में ये जाएगा। सो ए हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर। कमिंग to the question number 6, in the big 5 personality dimensions, behavior such as speaking fluently, displaying ambition and exhibiting a high degree of intelligence is what? ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जब हम बिग 5 पर्सनालिटी डायमेंशन देखते हैं, जिसको हम शॉर्ट में ओशियन भी कहते हैं, जिसमें एन यहाँ पर नहीं है, बाकी ओ, सी, ई और ए आप देख सकते हैं। सो ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से विच वन हैज़ टू बी करेक्ट? द ऑप्शन डी हैज़ टू बी द करेक्ट वन। कंसाइटियसनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें पर्सन के अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. साइकोलॉजिस्ट सीक टू अंडरस्टैंड रॉब्स पर्सनैलिटी थ्रू हिज थॉट्स, बिलीव्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हिज बिहेवियर इन सर्टेन सिचुएशंस. दिस इज नोन इट एज वॉट? कौन सी अप्रोच हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं जब हम रॉब्स की पर्सनैलिटी को उसके थॉट्स, थिंकिंग, बिलीफ, इन सब चीज़ों का उसकी पर्सनैलिटी पर क्या असर पड़ा है? मीन्स जो कॉज है वो यहाँ पे थिंकिंग है, थॉट है, बिलीव्स हैं। तो बड़ा सिंपल है कि कॉग्निटिव अप्रोच होगी, क्योंकि ये ट्रेट नहीं होगी, ह्यूमनिस्टिक तो बिल्कुल नहीं हो सकती, साइको एनालिटिक भी नहीं हो सकती। सो कॉग्निटिव अप्रोच ये क्लियरली है, राइट? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली. Question number 8. Personality trait model that researches 3 factors: extraversion, neuroticism and psychoticism. ये कौन सा मॉडल है? आप जानते हैं हैंस आइजैक ने दिया था, 3 टाइप्स दिए थे, 3 डायमेंशंस भी कहते हैं इसको, 3D मॉडल कहते हैं और 3 फैक्टर मॉडल भी कहते हैं। तो फिलहाल आइजैक्स ट्रेट मॉडल के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ऑप्शन ए हैज़ टू बी द करेक्ट वन। व्हाट इज़ द ट्रेट अप्रोच टू पर्सनैलिटी? व्हाट डज इट एज्यूम? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, यू कैन सी there are 4 options given to you. Assumes that people are motivated by unconscious emotional conflict. Assumes that each individual has stable personality characteristics. Yes, option B has to be the correct answer, क्योंकि trait approach जो है personality की, वो यही assume करती है कि जो traits होते हैं वो they are relatively stable.
जो हमारे पर्सनैलिटी के ट्रेट्स होते हैं वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होते। अगर वो स्टेबल होते हैं तभी उनको हम यहाँ पर कह पाते हैं कि वो ट्रेट्स हैं। तो इसी वजह से ऑप्शन बी हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर। Moving on to the next question, according to William Sheldon's theory of personality, which one best describes a person who is sensitive and intellectual both? The correct answer for this question is ectomorph. You have to remember कि social aspect पे जो ectomorphs की personality होती है वो यही होती है. Option D is the correct answer for question number 10. Moving on to the next question, question number 11. Eysenck originally developed which मॉडल और विच थ्योरी अ हाईली रिसर्च फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी. अभी अभी हमने इस क्वेश्चन की बात अभी की थी लास्ट क्वेश्चन से पहले कि हेंस आइजेंक ने वो कौन सा मॉडल दिया है जिसमें उन्होंने डिफरेंट फैक्टर्स पर्सनैलिटी के बताए हैं, डायमेंशंस के फॉर्म में बताए हैं. तो अभी अपने ईजिली कैच कर लिया होगा कि 11th का आंसर है ऑप्शन सी, 3 फैक्टर मॉडल, जिसको हम 3D मॉडल भी कहते हैं और ट्रेट मॉडल भी कहते हैं. आइजेंक ने उसको दिया था. Moving on to question number 12, which is the complex of mental characteristics that makes each of us unique from one another? Heredity, personality, intelligence and emotional tone. थोड़ा सा मैं जूम इन करती हूँ आपको दिखाने के लिए. येस, दिस इज द बेस्ट वन कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक्स ईच वन ऑफ अस यूनिक फ्रॉम अनदर वन. तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑप्शन डी, इमोशनल टोन. वाई? बिकॉज इमोशनल एक्सप्रेशन इज़ द कॉम्प्लेक्स ऑफ मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि दिखाई देता है, नज़र आता है लोगों को. ऐसे तो इंटेलिजेंस है, वो भी कॉम्प्लेक्स है मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स का, लेकिन इंटेलिजेंस को हमें मेजर करना पड़ता है. आप जनरली यूं ही किसी को कह देंगे कि वो इंटेलिजेंट है या लेस इंटेलिजेंट है, तो वो एक्यूरेसी नहीं होगी. बट इमोशनल एक्सप्रेशन जो होता है वो सामने से दिखता है. पर्सनैलिटी इज़ अ ब्रॉड टर्म, तो पर्सनैलिटी को हम यहाँ इंक्लूड नहीं कर सकते. हेरेडिटी तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि उसमें तो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स का नहीं हम इंक्लूड करेंगे. सो ऑप्शन डी हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो आंसर डी इज़ द करेक्ट वन. विल मेक करेक्शन टू दिस एंड वी विल राइट डी इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, सो इमोशनल टोन इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So moving on to the next question. In China, children are usually taught to, you are given 4 options. Think clearly, read them clearly, and then we'll come to the answer, which is option D. Think and act as a member of their family and to suppress their own wishes when they are in conflict. ये एक आपको इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया हुआ है ये दिखाने के लिए कि डिफरेंट पर्सनालिटी डिफरेंट कल्चर्स में कैसे अक्रॉस कैसे आती हैं. राइट, हम इंडिया में जो कल्चर देखते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक और कलेक्टिविस्टिक कल्चर जो आपने पढ़ा है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है. तो आप सोच सकते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन आ कहाँ से गया. सो ऑप्शन डी हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13. Question number 14 is Carl smokes, drinks alcohol, overeats and bites his nail. Which stage of Freud's psychosexual stage has Carl become fixated at? कौन सी स्टेज पे जो है वो कार्ल स्मोक का फिक्सेशन हुआ है? क्योंकि ही इज़ बाइटिंग हिज नेल, ड्रिंकिंग एल्कोहल एंड स्मोकिंग ऑल्सो ही इज़ डूइंग. सो ऑप्शन बी आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर इनटेक हो रहा है थ्रू द माउथ, चाहे वो नेल बाइटिंग हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे स्मोकिंग हो, थ्रू द माउथ हो रहा है. और माउथ से कनेक्टेड जो स्टेज होती है वो होती है ओरल स्टेज. सो दैट इज़ वाई oral stage. Option B has to be the correct answer for question number 14. Moving to the next question. Carl is obsessed with cleanliness and control. Which stage of Freud's psychosexual stage has Carl become fixated at? Question number 5 में हम देख सकते हैं क्लीनलीनेस कंट्रोल. आपने पढ़ा है कि ब्लैडर मूवमेंट, बोवल कंट्रोल, ये सब चीज़ें कौन सी स्टेज में होती हैं? एनल स्टेज में होती हैं. इसीलिए किसी भी टाइप का जो कंट्रोल है क्लीनलीनेस से रिलेटेड है वो सारा कुछ एनल स्टेज में आएगा. Moving to the next question, the id, ego and superego can be best characterized as what? So you are given 4 options for this. This is a system that make a personality. देखिए इन तीनों से मिलकर ही तो हमारी पर्सनैलिटी बनती है, राइट? सो दैट इज़ वाई द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैज़ टू बी ऑप्शन सी. Next question is, according to Freud, which part of our personality we are born with that allows our basic needs to be met? कौन सी हमारी पर्सनैलिटी का ऐसा पार्ट है जिसके साथ हम आते हैं? आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो हमारा इड है वो चाइल्डहुड में होता है, बचपन से होता है. एक इनबॉर्न न्यू बॉर्न बेबी जो होगा वो रोएगा, चीखेगा फॉर मिल्क, फॉर हिज बेसिक नीड्स, राइट? पर यही एक्शन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी ईगो कहती है, रियलिटी प्रिंसिपल, दैट वी मस्ट गो एंड गेट द फूड. अगर कुक नहीं भी कर रहे हैं देन वी कैन गो एंड सर्व आवर सेल्फ, राइट?
सुपर ईगो कहती है कि वी शुड ईट द फूड मॉरली प्रॉपरली विद प्रॉपर एथिक्स शुड बी फॉलोड। तो इड ही वो हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट है जो हमारे दुनिया में आने के साथ ही हमारी पर्सनैलिटी में आ जाता है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। द एट्रीब्यूशन ऑफ वंस ओन अनएक्सेप्टेबल अर्जेस और क्वालिटीज़ टू अदर्स इज़ वॉट। ये आपकी एक डिफेंस मैकेनिज्म है, चारों की चारों डिफेंस मैकेनिज्म है। आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। सिंपल इज प्रोजेक्शन। जब आप दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं, जो आप अपनी अनएक्सेप्टेबल अर्जेस हैं वो दूसरे के ऊपर पोस्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन। एल्बर्ट बेंड्यूरा वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ विच पर्सपेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। एल्बर्ट बेंड्यूरा जो थे वो कौन सी पर्सपेक्ट से जुड़े हैं? 19, क्वेश्चन नंबर 19। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी इनकी आई थी एल्बर्ट बेंड्यूरा की, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बोबोडॉल का एक्सपेरिमेंट आपने सुना है, पढ़ा है क्लास 11 में भी। तो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है। तो एल्बर्ट बेंड्यूरा जो है वो पर्सनैलिटी के सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से जुड़े हैं। सोशल पर्सपेक्टिव भी अगर केवल लिखा हो तो भी आप इसको ओके कर देंगे, राइट। दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे कि सोशल कॉग्निटिव भी हो और सोशल भी हो। बेसिकली मेजरली एल्बर्ट बेंड्यूरा सोशल साइकोलॉजी में ही पॉपुलरली नोन है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन उसी में है। तो सोशल कॉग्निटिव हो चाहे सोशल हो, यू कैन ऑप्ट फॉर एनी वन ऑफ दैट। पीपल हु रेट हाई ऑन द पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ विच वन टेंड टू बी अपबीट, ऑप्टिमिस्टिक एंड सोशिएबल। आपको पता ही है कि कौन से लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होंगे, सोशिएबल ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोग एक्स्ट्रा वर्जन की कैटेगरी में आते हैं। तो विदाउट एनी सेकेंड डाउट ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। विच अ ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी दैट आइडेंटिफाइज एक्स्ट्रावर्जन, न्यूरोटिसिज्म, अग्रीबलनेस, कंटाइनियसनेस एंड ओपननेस टू एक्सपीरियंस। बेसिकली ये जो 5 फैक्टर इन्होंने दे दिए हैं, ये कौन सी पर्सनैलिटी से हैं? देखिए, एक ही टॉपिक का ये तीसरा क्वेश्चन है जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। सो 5 फैक्टर मॉडल से जुड़े हुए हैं ये, और क्लियरली आंसर ए, ऑप्शन ए इज़ द आंसर। पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स दैट कैन ईजिली बी इन्फर्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें ये बताना है कि वो कौन से पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमारे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के थ्रू दिखती हैं, दैट आर कॉल्ड सरफेस ट्रेट्स। ऑल राइट, सरफेस ट्रेट्स होते हैं क्योंकि सोर्स ट्रेट्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं और सरफेस ट्रेट्स उनका इंटरेक्शन होता है। तो हम जब डिफरेंट ट्रेट्स को एक साथ डिस्प्ले करते हैं तो वो सोर्स ट्रेट्स वो सरफेस ट्रेट्स कहलाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 22 आंसर मस्ट बी ऑप्शन सी। प्रोपोनेंट्स ऑफ ट्रेड थ्योरी इंक्लूड व्हाट, विच वन? प्रोपोनेंट्स ऑफ ट्रेड थ्योरी में कौन कौन से लोग हैं जो जुड़े हुए हैं? रेमंड कैटल, हैंस आइजेंक का नाम जो है वो ट्रेड थ्योरी में आता है, आपने पढ़ा भी है। अगर आप क्लोजली देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हैंस आइजेंक ने भी 3 डायमेंशन की थ्योरी दी है, वो भी ट्रेड्स की बात करते हैं। रेमंड कैटल ने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर दिए हैं, वो भी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स हैं। तो ऑप्शन बी सिंपली इसका आंसर हो गया। सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज आर विच काइंड ऑफ टेस्ट, वाइल प्रोजेक्टिव टेस्ट आर मोर व्हाट? क्वेश्चन नंबर 24 में हमें ये बताना है कि सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज आर ऑब्जेक्टिव। पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि आपको पता ही है कि सेल्फ रिपोर्ट ऑब्जेक्टिव होते हैं और प्रोजेक्टिव टेस्ट जो होते हैं वो क्लियरली सब्जेक्टिव होते हैं। जस्ट इन केस आप पहला नहीं गेस कर पा रहे हैं तो दूसरे से आपको आंसर मिल जाएगा कि प्रोजेक्टिव टेस्ट आपको मालूम है एक्सप्लेनेटरी होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, उनकी लेंथ नहीं डिसाइडेड होती है, राइट। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट में सब्जेक्टिव है, इसलिए भी ऑप्शन सी हो गया। या अगर आप पहला बता पा रहे हैं तो भी ऑप्शन सी हो गया। अ मॉडल प्रपोज्ड बाय एल्बर्ट बेंड्यूरा दैट कंप्लेन्स ह्यूमन फंक्शनिंग एंड पर्सनैलिटी एज कॉज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। कौन सी थ्योरी है, कौन सा मॉडल है? सेल्फ एफिकेसी से इनका नाम बहुत ज़्यादा जुड़ा है, आप जानते ही हैं। और इसके अलावा रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म भी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें इन्होंने पर्सनैलिटी को बिहेवियर, कॉग्निटिव और एनवायरमेंटल फैक्टर का इंटरेक्शन बताया है। ऑल राइट, सेल्फ एफिकेसी की जो थ्योरी है वो सोशल फिनोमिना पे बात करती है और रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म जो है वो पर्सनैलिटी को इन तीनों का इंटरेक्शन बताता है। तो ऑप्शन ए हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, द न्यू फ्रॉइडियंस इंक्लूड। इनमें से कौन से न्यू फ्रॉइडियंस हैं? अभी आपने आंसर देख तो लिया ही होगा क्विकली, बट एनीवे ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कार्ल यूंग, कैरन हॉर्नी, नेटफिल्ड एड्रल, इनका जो नाम है वो न्यू फ्रॉइडियन की लिस्ट में आता है। अ रिलेटिवली स्टेबल एंड्यूरिंग प्रीडिस्पोजिशन टू कंसिस्टेंटली बिहेव इन अ सर्टेन वे इज नोन एज व्हाट? वेरी सिंपल, इट इज़ ट्रेट्स को ही हम कहते हैं, ट्रेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। Then, which is the set of perception and belief that you have about yourself, including your nature, your personal qualities, and your typical behavior? So, the correct answer is self concept. It is the set of perception you hold about yourself.
राइट, अपने बारे में बात हो रही है ना, सेल्फ के बारे में बात हो रही है, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट ही हो जाएगा. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29, इफ़ यू वर टू किक द डॉग आफ्टर अ हार्ड डे एट ऑफिस यू वुड बी यूजिंग विच वन. आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 29 में, अगर आप ऑफिस से थक कर आए हैं और उसका गुस्सा आप कहीं और निकाल रहे हैं, कहीं का गुस्सा कहीं निकालना इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, राइट. आप इधर की चीज़ उठा के उधर डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. इट इज़ अ one of the defense mechanism, right. So option A is the correct one. Allport's idea that the traits would around which someone organizes their life are called what. कौन से वो ट्रेड्स हैं. ऑलपोर्ट ने 3 टाइप के ट्रेड्स दिए हैं, कार्डिनल, सेकेंडरी एंड सेंट्रल ट्रेड्स. सोर्स ट्रेड्स आर नॉट गिवन बाय ऑलपोर्ट. तो ABC में से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो उनकी लाइफ को ऑर्गेनाइज करता है. दैट आर द कार्डिनल ट्रेड्स. So this was for today's class and I hope you would have understood it well. If you have understood it well, then please like the video. Also subscribe to the channel if you have not done it yet. And keep supporting like you always do. See you soon in the next video. Till then, take care. Bye-bye.